तो पहला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, लेखैया, लंगनाच। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण जो आपको मिलता है वो मिलता है चौपानी मांडो से। अगला प्रश्न दूसरा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो शुरुआत में आदि मानव ने कब शुरुआत की थी कृषि की? तो सबसे पहले तो पुरापाषाण काल में शिकार खेलता था आदि मानव। फिर मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था, पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। तो मध्य पाषाण काल में क्या करने लगा, शिकार को भून के वो खाने लगा। कृषि की शुरुआत मिलती है आपके नव पाषाण काल से। अगला प्रश्न तीसरा, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मध्य पूर्व पाषाण काल से, निचले पूर्व पाषाण काल से, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो सर्वप्रथम मनुष्य को पशुपालन का प्रारंभ किया था, वो किया था मध्य पाषाण काल में। कृषि हो गई आपकी नव पाषाण काल में, ठीक है, पशुपालन हो गया आपका मध्य पाषाण काल में, और शिकार खेलता था वो पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न चौथा, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्र पाषाण काल एक काल है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास या उसके बाद। तो सिंधु घाटी सभ्यता बनी उत्तर तक थी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत अलग, ठीक है। तो उसके साथ इधर जो ग्रामीण परिवेश में एक कम इलाके में जो संस्कृति विकसित हुई थी उनको हम ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। तो एक ताम्रपाषाण काल से ही संबंधित है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने प्रियजनों को शव दान करते थे तो वो कहीं बाहर नहीं ले जाते थे। उनका मानना था कि हमारे प्रियजन हैं, हमारे बीच में ही रहें, तो वो अपने घर के अंदर ही फर्श के नीचे दफनाते थे। तो उनका दफनाने का क्रम था उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर की तरफ उनका सिर रहता था और दक्षिण की तरफ उनका पैर रहते थे। अगला प्रश्न पांचवा, तो 4 डेफिनेशन दी गई हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है। तो प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक बोले, औषधि बोले आप, है ना, आयुर्वेद बोले, तब तो आयुर्वेद ही था। तो जी पहला प्रश्न फर्स्ट, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये बात सही है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। नंबर 2, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन सी सही है? तो पहले पे नज़र डालते हैं बिल्कुल दोबारा से। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये बात सही नहीं है, क्योंकि तब तीसरी शती के आसपास इतना विज्ञान, आयुर्विज्ञान इतना परफेक्टली शुरुआत उसकी अच्छी तरीक़ा से नहीं थी कि अंग प्रत्यारोपण कर सके। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां हल कर देते थे, ठीक हो जाती थी, लेकिन
अंग का प्रत्यारोपण का प्रमाण अभी तक नहीं ज्ञात है। तीसरी सदी में। 5वीं सदी ईस्वी के कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, बिल्कुल ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन आपके इसमें, तो वो है आपका सी में। चलते अगले प्रश्न में। 6वां, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो पहली बात तो आपको बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित समझ में आ गया होगा। समाधियाँ हैं तो स्वाभाविक है कि जो लोग ताम्र पाषाण काल में अपने लोग प्रियजन उनके इंतकाल हो जाता था उनका, तो क्या करते थे, वो अपने आस पड़ोस उनको दफनाते थे और बड़े पत्थर लेके उनकी समाधि गिराहों पे रख दिए जाते थे। उसको बोलते हैं बृहद पाषाण समाधियाँ। तो ये किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लोह काल से। तो जी, तो जैसे कि आपने देखा था कि ताम्र पाषाण काल में सब कैसे दफनाए जाते थे? घर के अंदर, ठीक है। तो ये उसके बाद की घटना है, ये आपकी लोह काल की घटना है, ठीक है। जब लोह काल उसके बाद शुरू हुआ तब उन क्या करने लगे लोग कि जैसे कि कब्रिस्तान में होता है तो उसी तरीक़ा के वहाँ पे सब गाड़ दिए जाते थे और बड़े बड़े पत्थर चिन्ह के रूप में रख दिए जाते थे। सिर का उनको पहचानने में सुविधा होती थी जी। तो इसका ऑप्शन है डी, 14। अगला प्रश्न, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो पूर्व पाषाण काल के बारे में बात कही जा रही है, तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो बात हो रही है आपकी पूर्व पाषाण काल की। तो पूर्व पाषाण काल में वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ये तो बात की प्रक्रिया है ना। शुरुआत में क्या करता था इंसान कि बड़े बड़े पत्थर, जब वो आदि मानव था पूरा पाषाण काल में, तो क्या है, पहले तो बात तो वो वैसा रहता था गुफाओं वगैरह में, जहाँ सैरा वगैरह, मतलब पत्थर की गुफाओं वगैरह में। तो वहाँ पे क्या है, जानवरों से बचने के लिए वो रहता था। तो तब क्या बड़े उसके पत्थर थे, तो उन्हीं से वो उनको मार के भगा देता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, उससे कम छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ। उसके बाद फिर नव पाषाण काल में तो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो ये बात हो रही है आपकी पूर्व पाषाण काल की, तो इसका आंसर है फर्स्ट, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, ये नव पाषाण काल की घटना है। वह पशुपालक था, ये मध्य पाषाण काल की है। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ये भी नव पाषाण काल की है, ठीक है जी। ये दोनों में आ जाता है, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न 8वां, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, वो है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न 9, सराय नाहर राय और महदा संबंधित है। ये दो सिंधु घाटी सभ्यता पाषाणकालीन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जब आपका पाषाण युग था उससे संबंधित है ये दोनों स्थल। तो ये किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है। विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो सराय नाहर राय और महदा ये संबंधित है आपकी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक क्या है? ये है आपके पूर्व पाषाण कालीन एक तरीका के औजार थे, ठीक है, जो फलकों की तरह दिखते थे, तो इसलिए उसको फलक संस्कृति कहा गया है। तो ये किस काल को कहा गया है? मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो फलक संस्कृति आपको कहा गया है, वो कहा गया है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। अगला प्रश्न
सिहावल एक परास्थल है। तो मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो जो सिहावल एक स्थल है वो है आपका कौन सा? वो है आपका निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, बी। अगला प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला क्या थे? तो जैसा कि आपके पाषाण काल में राख का टीला बताया गया है, जैसे कि अलग अलग किताबों में मिलता है लेखक के द्वारा, कि जैसे कि वो पशुपालक थे तो वो एक बाड़ सी उनकी रहती थी, जैसे कि भेड़ बकरियों की एक बाड़ रहती है ना, उसमें कईयों सैकड़ों पशु रहते थे। तो उसी तरीका के क्या है, पहले खाना बदोश हुआ करते थे। एक जगह एक साल यहाँ पर रुक गए, एक साल अगले साल वहाँ पे चले गए, घुमंतु प्रजाति थी। तो ये क्या करते थे, एक साल एक जगह रहते थे, तो ये क्या है, पशु वगैरह के जो मल है ना, गोबर वगैरह, वो इकट्ठा हुआ करता था एक जगह। तो जब भी वो जाते थे ना, तब उस राख गोबर में आग लगाते थे। तो वही जो राख के टीले मिले हैं, तो उन्हीं को बताया गया है कि कहाँ से मिले हैं आपको, संगन कल्लू से, बुद्धहाल से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से। तो राख का टीला संबंधित है आपका संगन कल्लू से। अगला प्रश्न, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी विंध्य क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में। तो राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? वो है आपके दक्षिण भारत के। अगला प्रश्न, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो जैसा कि पहला इससे प्रश्न था, आपने सॉल्व किया। मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी आपकी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, पहला। अगला प्रश्न 15, दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह काल। तो दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियाँ आपकी संबंधित हैं, वो हैं आपकी लोह काल से। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? शिकार, कृषि, शिल्पकर्म, व्यापार। तो प्रश्न में कहा गया है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो आर्यों का, ठीक है, तो शुरुआत में तो आर्य कैसे थे, एक प्रकार के घुमक्कड़ और ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। तो ये शुरुआत की तो इन्होंने प्रश्न में नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आर्यों का मुख्य जीवन। तो शुरुआत में तो वो घुमक्कड़ और वैसे थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, कृषि को अपनाया और कृषि को ही इन्होंने जीविका का अपना साधन माना, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर होगा जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, वो था आपका कृषि। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लोह युग। तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र काल और पाषाण युग दोनों का मिला हुआ रूप को क्या कहते हैं? आपको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न 18, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो खुदाई होती है दो प्रकार की, एक क्षैतिज, एक लंबवत। तो किसी चीज़ को यदि आप काल मापोगे तो काल आप कैसे मांगोगे, कैसे मापोगे? क्षैतिज खुदाई करोगे। क्षैतिज खुदाई मतलब जैसे एक जगह से चल के दूर तक एरिया तक आप खुदाई करो, उससे बोलते हैं क्षैतिज खुदाई, ठीक है। तो उसमें तो काल मापने का संबंध पता चलेगा नहीं। तो जैसे कि अपन गहराई में खुदाई करेंगे, है ना, एक के बाद एक परत मिलती जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि पहले ये था, इससे पहले ये था, उससे पहले ये था, एक काल था, है ना। तो ये होगी आपकी लंबवत खुदाई।
तो उससे क्या होता है, आपका काल मापा जाता है। तो संस्कृति के काल मापन का। अगला प्रश्न 19, अल्मोड़ा के निकट लखुआ डयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? कुषाण काल की, वैदिक काल की, पाषाण काल की, चंद काल की। तो अल्मोड़ा के निकट लखुआ डयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो मिली हैं आपकी पाषाण काल से। अगला प्रश्न 20वां, पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य धंधा था। तो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का क्या मुख्य धंधा था? मिट्टी के बर्तन बनाता था, कृषि कार्य करता था, क्या पशुपालन चलाता था, चराता था, शिकार खेलता था। तो पूर्व पाषाण काल में तो मनुष्य सिर्फ एक ही काम जानता था, वो जानता था वो शिकार खेलना। ठीक है, वो देखता था कि जानवर कैसे खाते हैं एक दूसरे को मार कर, ठीक है, कच्चा मांस खाते थे। तो उसी प्रकार पुरापाषाण काल में मनुष्य भी उन्हीं को देख देख के क्या करता था, एक जानवर को मारता था, वो कच्चा मांस खा जाता था। ठीक है, तो उसके बाद मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, उसे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, फिर वो भून के खाने लगा। नवपाषाण काल में वो कृषि वगैरह करने लगा। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल का सब संबंध है तो वो है आपका शिकार खेलना।